आज हम पिछले 50 सालों से भी ज्यादा के उस सफर का विश्लेषण करेंगे जो शुरू तो हुआ था रेगिस्तान की रेत के बीच एक बेहद गुप्त टेस्ट से और आज ये दुनिया के सबसे बड़े क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट गोल्स का आधार बन चुका है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये चर्चा। आज की इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। पहला 1974 का स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा 1998 का ऑपरेशन शक्ति, तीसरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और आखिर में हम बात करेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा भविष्य पर। ओके, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये टाइमलाइन पिछले लगभग 90 सालों की उस पूरी पिक्चर को एक साथ रखती है। 1974 के पहले अंडरग्राउंड टेस्ट से लेकर 1998 के पोखरण 2 तक और फिर सीधे आज के दौर में, जैसे 2026 में कलपक्कम की हालिया सक्सेस और वहां से 2047 और 2070 के वो मैसिव टारगेट्स जो आने वाले न सिर्फ दशकों की बल्कि सदियों की दिशा तय करेंगे। एक तरह से ये पूरा सफर सैन्य सुरक्षा से शुरू होकर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की लड़ाई तक जाता है। खंड 1 स्माइलिंग बुद्धा 1974। आइए इस टाइमलाइन की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तो बात है 18 मई 1974 की। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक अंडरग्राउंड प्लूटोनियम टेस्ट किया गया। इस एक सिंगल इवेंट ने ग्लोबल डिप्लोमेसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही भारत दुनिया का सिर्फ छठा ऐसा देश बन गया जिसने सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। उस वक्त तक इस एक्सक्लूसिव क्लब में सिर्फ अमेरिका, सोवियत संघ, यूके, फ्रांस और चीन ही शामिल थे। अब देखिए, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ऑफिशियली इस 1974 के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया गया था। और ये कोई मामूली शब्दों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीका था दुनिया को बताने का कि हाँ, भारत अब एक न्यूक्लियर केपेबल देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी न्यूक्लियर आर्म्स रेस में शामिल हो रहे हैं। खंड 2 ऑपरेशन शक्ति 1998। अब चलते हैं थोड़ा आगे, उस दौर में जिसने इस पूरे प्रोग्राम का स्केल और पब्लिक स्टांस दोनों ही पूरी तरह से बदल दिए। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि पॉलिसी में कितना बड़ा शिफ्ट आया था सिर्फ 24 सालों के अंदर। एक तरफ 1974 का वो शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट और दूसरी तरफ मई 1998 के पोखरण 2 के ठीक बाद आई ऑफिशियल डिक्लेरेशन जहां भारत ने ओपनली खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न राज्य यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। ऑपरेशन शक्ति के इन टेस्ट्स ने सारे डिप्लोमैटिक संकोच को किनारे कर दिया और दुनिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। वैसे इतिहास कभी भी सिर्फ तारीखों से नहीं बनता है ना, इसे बनाते हैं लोग। 1998 में जो 5 एक्सप्लोजन्स हुए उनके पीछे देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम और अनिल काकोडकर। इन विजनरीज ने न सिर्फ ऑपरेशन शक्ति को सफलतापूर्वक लीड किया बल्कि इनकी टेक्निकल लीडरशिप ने दुनिया के सामने देश की असली क्षमता को साबित कर दिया। खंड 3 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आइए देखते हैं कि इन ऐतिहासिक घटनाओं को आज हम कैसे याद करते हैं। खैर, 11 मई अब सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं रह गया है। 1998 की उन्हीं इनक्रेडिबल पोखरण 2 अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए 1999 से हर साल इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन एसेंशियली उस अतीत के ऐतिहासिक टेस्ट और आज के साइंटिफिक प्राइड के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि साइंस और टेक्नोलॉजी से किसी देश की दिशा कैसे तय होती है। तो आइए टाइमलाइन में थोड़ा और आगे चलते हैं, सीधे मई 2026 में। अब यहाँ आकर फोकस वेपन टेस्ट से पूरी तरह शिफ्ट होकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे आ चुका है। शांति अधिनियम यानी शांति एक्ट के लागू होने के बाद अमेरिका की न्यूक्लियर इंडस्ट्री के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का एक डेलीगेशन 18 से 21 मई 2026 के बीच भारत के दौरे पर है। उनका मेन गोल सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में साथ मिलकर काम करने के नए रास्ते तलाशना। ये दिखाता है कि सालों में हमारे ग्लोबल रिलेशंस कितने ड्रामेटिकली इवॉल्व हुए हैं। खंड 4 भारत का परमाणु ऊर्जा भविष्य। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल फेज में एंटर कर रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर एनर्जी और क्लाइमेट गोल्स पर फोकस्ड है। देखिए, अगर हमें उन मैसिव फ्यूचर टारगेट्स को अचीव करना है तो हमें वैसी ही टेक्नोलॉजिकल छलांग भी चाहिए होगी और 6 अप्रैल 2026 को एग्जैक्ट यही हुआ। तमिलनाडु के कलपक्कम में एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। अगर मैं इस टेक्निकल टर्म को थोड़ा आसान शब्दों में कहूं तो बेसिकली रिएक्टर ने सफलतापूर्वक एक सस्टेन्ड चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। इस ब्रेक थ्रू के साथ ही देश का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम अब अपने दूसरे चरण में ऑफिशियली एंटर कर चुका है। ये सच में एक गेम चेंजर मोमेंट है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो है इसका ह्यूज स्केल। 2026 में हमारी टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी लगभग 9 गीगावाट है, लेकिन जरा 2047 के उस टारगेट को देखिए, 100 गीगावाट। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने की एक बहुत ही अग्रेसिव और एम्बिशियस प्लानिंग है। क्लीन एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल पर स्केल अप करना वाकई काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पर सवाल यह है कि आखिर इतनी मैसिव कैपेसिटी बिल्ड क्यों की जा रही है? इसका एक सिंपल सा जवाब इस साल में छिपा है, 2070। ये वो डेडलाइन है जब तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करना है। तो ये जो 9 गीगावाट से 100 गीगावाट का जंप है ना, ये सिर्फ बिजली बनाने के बारे में नहीं है, ये सीधे तौर पर 2070 तक अपने पूरे कार्बन फुटप्रिंट को जीरो करने के ग्लोबल और नेशनल कमिटमेंट से जुड़ा है। सिविल न्यूक्लियर पावर के बिना इस क्लाइमेट गोल को सच करना शायद मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए आज की इस चर्चा को वाइंड अप करते हैं। 1974 के उन अर्ली सीक्रेटिव स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट से शुरू होकर आज 2026 के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स तक का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं रहा है। जो चीज सैन्य सुरक्षा के रूप में शुरू हुई थी वही अब हमारी इकोनॉमी और एनवायरमेंट के फ्यूचर को सिक्योर करने पर फोकस कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी हमारे सामने खड़ा है, क्या हिस्ट्री के ये टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स और आज के ये सुपर एम्बिशियस टारगेट्स वाकई हमें 2070 के उस नेट जीरो रियलिटी तक सफलतापूर्वक ले जा सकेंगे? इसका पूरा जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, पर इतना जरूर है कि ग्राउंड वर्क बिल्कुल तैयार है और बेहद सॉलिड लग रहा है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।